सो ओके डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आपकी वोकैबुलरी क्लास में आप सबका दोबारा से खैर मकदम है। जैसे आप सब जानते हैं ना कि पिछले जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जो हमने कुछ ऐसे वोकैब्स के वर्ड्स पढ़े थे जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि आप चाहे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हैं, हमेशा से वोकैबुलरी एक लीडिंग फैक्टर होता है और लीडिंग पार्ट प्ले करता है। इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को ज़रूरी देखना होगा। और कल जिस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे थे कि कौन चीज़ कैसी है, किस तरीके से वोकैब को याद रखना होगा, और सेम आज भी हम आज जो वोकैब्स के और पार्ट्स हैं आज भी हम इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बस आप यही बने रहे, साथ दीजिए, ताकि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे और कंप्लीटली वे में समझेंगे। ठीक है ना। तो कल जो हमने वोकैब्स पढ़े थे हम आज उससे आगे बढ़ लेंगे। आज हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, mark the option which is closest in meaning to the underlined word। और फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मलेरिया हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड। और यहाँ पे जो है इरेडिकेटेड को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि इसी को देखना है कि इरेडिकेटेड जो यहाँ पे है ये सेंटेंस में वर्ड है, और इरेडिकेटेड का जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग का है। तो इरेडिकेटेड किसे कहते हैं? इरेडिकेटेड पहले सेंटेंस को समझनी चाहिए। मलेरिया हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड, मलेरिया जो है ना उसको कंप्लीटली खत्म किया गया है। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेटेड, उसके बाद सप्रेस, उसके बाद इग्नोर्ड, उसके बाद है मेडिकेटेड। तो एलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेटेड मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, अपरूट करना, तबाह करना, टोटल खत्म करना। एक होता है किसी चीज को एंड करना, दूसरा होता है एलिमिनेट, अपरूट करना, जड़ से ही उखाड़ देना उस चीज को। एंड मलेरिया हैज बीन कंप्लीट इरेडिकेटेड, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया गया है। तो इसका जो सबसे बेटर जो ऑप्शन आता है वो आता है एलिमिनेट। क्या आता है? एलिमिनेट। क्योंकि एलिमिनेट का मतलब होता है टोटली किसी चीज को अपरूट करना, खत्म करना, इरेडिकेट करना। सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को सप्रेस करना। इग्नोर भी आप लोगों को पता है इग्नोर क्या होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेडिकेटेड का भी आपको पता ही है किस तरीके से ये चीजें काम करती है। इसके बाद अगर देखें तो इस सबसे बेटर जो इस जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे है इसमें जो सबसे बेटर चीज है वो है इरेडिकेटेड का जो सिनोनिम आता है वो आता है एलिमिनेटेड। इसके बाद सब जब सेकंड चीज पे पहुंच जाते हैं और वो यहां पे देखते हैं कि मार्क द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। मार्क द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड। अभी इससे पहले हमने सिनोनिम पढ़ा था, क्लोजेस्ट मीनिंग वो सिनोनिम हो गया था। अब यहां पे बता रहा है कि अपोजिट बता रहा है। आप देख लीजिए यहां पे ये अपोजिट की बात कर रहा है। तो जब हम इसको देखते हैं फिर सेंटेंस क्या है? द पुपिल्स ऑफ योर आईज डायलेट। याद रख लीजिए डायलेट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? डायलेट की बात कर रहा है यहाँ पे। डायलेट, डायलेट की जब हम बात करते हैं तो डायलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो डायलेट हमेशा याद रख लीजिए कि डायलेट मतलब होता है एक्सपैंड होना। द पुपिल्स ऑफ योर आईज डायलेट व्हेन यू एंटर ए डार्क रूम। जब हम किसी, अगर हम बाहर सन में थे, इस टाइम में धूप में थे, जब हम अंदर चले जाते हैं किसी डार्क रूम में तो हमारे जो पुपिल्स है ना आई के वो एक्सपैंड होते हैं। तो याद रख लीजिएगा जो हमारा डायलेट है, जो डायलेट है, तो डायलेट जो है, डायलेट का मतलब होता है एक्सपैंड होना। क्या होना? एक्सपैंड होना। रिमेंबर इट, क्या होना? एक्सपैंड होना। तो हम एक्सपैंड, हमारे पुपिल्स जो होते हैं एक्सपैंड होते हैं व्हेन वी एंटर इन ए डार्क रूम। इसका पहला ऑप्शन है डेट्स एक्सटेंड, ये देख लीजिए एक्सटेंड। सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज ब्लिंक एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रेच। ऑब्वियसली एक्सटेंड इसका सिनोनिम आ जाएगा एक्सपैंड की तरफ से देखा जाए। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि डायलेट का मतलब क्या होता है? डायलेट मतलब होता है एक्सपैंड होना, बट वी हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग यहां पे कौन सा रहेगा? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो डायलेट जो है, तो याद रखिएगा डायलेट का जो एंटोनियम आ जाएगा, डायलेट का जो एंटोनियम आ जाएगा वो आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर इट, इसको याद रखा। ब्लिंक और स्ट्रेच आप लोगों को पता ही है, इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ब्लिंक ऐसे जब आंखों करते हैं एंड स्ट्रेच मतलब किसी चीज को स्ट्रेच करना। तो इन चीजों को याद रखिए। डायलेट हमेशा याद रखिएगा, डायलेट मींस एक्सपैंड, एक्सपेंशन, एंड इट्स अपोनेंट इज, इट्स अपोजिट इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कैरियर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आप देख लीजिए हमेशा से जब एग्जामिनेशंस की बात आती है तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो इन चीजों को हमेशा देखा जाता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate words। कभी प्रीपोजिशन आता है, कभी आर्टिकल आता है, कभी कोई नाउन आता है, कभी एडजेक्टिव आता है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सी ऐसी चीजें पूछी जाती है। लेकिन यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ स्टेयर्स। अब याद रखिए हमेशा से यहां पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। कितने हैं? 4। फ्लॉक है, फ्लाइट है, फ्लीट है, पैक है। अब स्टेयर्स है ना, तो हमेशा याद रखिए स्टेयर्स के साथ फ्लाइट आता है।
क्योंकि वो जो ग्राउंड होता है ना और उसका जो एक फ्लाइंग स्टेयर होता है, फ्लाइंग वाला जो उसका पार्ट होता है, और ग्राउंड लेवल पे जब अटैच करते हैं उसको कहते हैं फ्लाइट। जब किसी मकान में दो से ज्यादा सीढ़ियां होती है ना तो उसे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं। रिमेंबर इट, क्या कहते हैं उसे? फ्लाइट, याद रखिएगा, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। बाकी तो आप लोगों को पता है, फ्लॉक जैसे हम हर्ड्स का कहते हैं, फ्लीट जैसे होता है, पैक ऑफ बनाना, पैक ऑफ जो भी चीजें होती है, पैक ऑफ बिस्किट्स एंड ऑल, तो कलेक्टिव नाउन की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा रिमेंबर इट, कलेक्टिव नाउन की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इसको स्टेयर्स केस भी कहते हैं, लेकिन जब मेन बात आती है, जब दो से ज्यादा स्टेयर्स होती है एक बिल्डिंग में, जहां से उनका जो फ्लोटिंग पार्ट होगा और जिसका अंडर जो ग्राउंड लेवल होगा, जब वो टच करते हैं उसको हमेशा हम फ्लाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर, तो याद रखिए यहां पे जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो फ्लाइट है। इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द जोक फेल फ्लैट मीन्स। एक आइडियम है, क्या है? आइडियम आप लोगों ने पढ़े होंगे, आइडियम्स, जो आइडियम्स होते हैं, आइडियम्स इनकी जो होती है ना, इनकी क्या होती है कि जो हमें दिखता है ना समटाइम्स वो मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कोल्ड फीट होता है, पढ़ा था ना हमने। कोल्ड फीट मतलब क्या होता है? कोल्ड फीट डजंट मीन कि किसी के पैर ठंडे पड़ गए, इस मीन्स कि कोई बंदा कोई एक्शन कर रहा है तो उसके लिए नर्वस फील कर रहा है। तो सेम यहां पे भी है। इट्स क्वेश्चन नंबर 13, इट इज द जोक फेल फ्लैट मीन्स, ये जो फेल फ्लैट जो मैंने आपसे बात की, यहाँ पे जो फेल फ्लैट है, ये जो ऑप्शन है, ये इसका मतलब होता है, हमेशा से याद रख लीजिए कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा जोक, कोई ऐसी बात जो लेस एम्यूज हो, जो ह्यूमरस ना हो ज्यादा, जिसमें ज्यादा मजा ना हो, जो ज्यादा मजाइया ना हो। ठीक है ना? तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है हमारा, दैट इज कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये रहा ना, कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसके बाद है कॉज नो अम्यूजमेंट, हॉरिफाइड द पीपल, कॉज ग्रेट अम्यूजमेंट। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? जो सही ऑप्शन है वो है कि जो जोक था, दैट फेल फ्लैट, मतलब उसने उतना ज्यादा हंसाया नहीं, दैट जोक वाज नॉट दैट मच फेल फ्लैटेड, ओके, मतलब उसमें ज्यादा ह्यूमरस नहीं था, वो ज्यादा अम्यूज पैदा नहीं कर रहा था, ह्यूमरस नहीं था, जोकिंग नहीं था। जैसे वो कहते हैं कि हिज जोक्स वर क्वाइट ऑसम बट समवेयर फेल फ्लैट मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा ह्यूमरस नहीं थे। रिमेंबर इट, तो ये चीज याद रखिए। इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज कॉज नो अम्यूज। क्लियर? अच्छे से ना? गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज फॉर द वर्ड मैच्योर। ऑब्वियसली जब हम मैच्योर की बात करते हैं तो कौन सा प्रीफिक्स, कौन सा वर्ड उसमें यूज होता है? अनमैच्योर? नो। डिसमैच्योर? नो। इमैच्योर? यस, इमैच्योर होता है। हमेशा से जब हम बात करते हैं, किसी बंदे से पूछते हैं, यार मुझे लगता है कि तुम इमैच्योर हो, क्या हो? इमैच्योर। हम कभी भी डिसमैच्योर या कभी भी इनमैच्योर नहीं लिखते हैं, या कभी भी अनमैच्योर नहीं लिखते, अननेचर्ड लिखते हैं, ठीक है, डिसकनेक्टेड लिखते हैं। इसका अलग सा रूल है, वो तुम लोग समझ जाओगे आराम से, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होता है, जो भी चीजें होती है, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है, इनके सामने, इन वर्ड्स के सामने कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, उसका अलग सा रूल है। लेकिन याद रखिए कि जो मैच्योर है, क्योंकि जो मैं आपसे क्वेश्चंस अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस हमेशा से एएमयू के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। जो इससे पहले चाहे बीकॉम के थे, बी ऑनर्स के थे, बी एलएलबी के थे, तो ये क्वेश्चंस उसमें पूछे जा चुके हैं। तो दैट इज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस चीज को सही से समझिए कि मैच्योर के साथ जो प्रीफिक्स जो वर्ड लगता है ना, दैट इज इम, जैसे इम्पॉसिबल, इमैच्योर, ओके, जैसे अन है, अनसर्टेनिटी। इन चीजों को देख लेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रख लीजिएगा कि मैच्योर के साथ इम आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, बहुत अच्छा आइडिया दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ व्हाइट एलिफेंट मीन्स। व्हाइट एलिफेंट, देखो एलिफेंट जो होता है हाथी, है ना, हाथी, आप लोग समझेंगे उर्दू में, हाथी, एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट। अब ये आइडियम यूज हुआ है कि अ व्हाइट एलिफेंट मीन्स, जो व्हाइट एलिफेंट है उसका मतलब क्या? ये आइडियम है, तो आइडियम का मतलब क्या है? यहाँ पे इसने पहला जो ऑप्शन लिखा है वो है प्रीशियस थिंग, ये है। इसके बाद से इसने लिखा है यहाँ पे अनकॉमन ऑकरेंस है, इसके बाद से रेयर फिनोमिनन है, या अनप्रॉफिटेबल वेंचर है। तो याद रख लीजिएगा, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है जो कोई चीज एक्सपेंसिव हो बट नॉट यूजफुल। या यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं, एक्सपेंसिव, जो कोई चीज ऐसी हो जो क्या हो? एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल, बट नॉट यूजफुल। तो याद रख लीजिएगा कि कोई चीज जो एक्सपेंसिव हो, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बट वो चीज प्रॉफिटेबल ना हो, बट वो चीज क्या हो? वो यूजफुल ना हो, यूजलेस हो। किसी को कहते हैं कि सफेद हाथी लाना, हाथी से क्या काम करवा लेंगे हम लोग? घर जाके उसको बिठा लेंगे, इतना बड़ा जाइंट कोई बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको घर में क्या कर लेंगे? किसी काम का नहीं है। तो दैट इज वाई इसलिए कहते हैं कि व्हाइट एलिफेंट, अनप्रॉफिटेबल वेंचर। याद रखिएगा, जो लास्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला
अनप्रॉफिटेबल वेंचर, इसी को याद रखिए। प्रीशियस थिंग नहीं आएगा, अनकॉमन ऑकरेंस नहीं आएगा। कभी याद रखिए अनकॉमन ऑकरेंस में कभी ये मत बोलना कि हाँ शायद व्हाइट एलिफेंट यही है, क्योंकि व्हाइट एलिफेंट ज्यादा नहीं होते हैं तो दैट मीन्स कि हाँ कभी कभार कोई चीज हो तो दैट इज व्हाइट एलिफेंट। नो, रेयर फिनोमिना नहीं होता। अनप्रॉफिटेबल वेंचर इज द राइट ऑप्शन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, क्योंकि व्हाइट एलिफेंट एक आइडियम है और इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बट दैट्स नॉट दैट मच यूजफुल, वो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, दैट इज यूजलेस। क्लियर? ओके, मूव ऑन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज वन हु नोज एवरीथिंग इज, राइट? एक ऐसा कोई इंसान, कोई बंदा जो सब चीजें जानता हो, उसे क्या कहते हैं? याद रख लीजिएगा, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब चीजों को जानता हो। पहला ऑप्शन है ओमनिसेंट, सेकंड इज ओमनीप्रेजेंट, थर्ड इज ओमनीपोटेंट एंड देन इज ऑप्टिमिस्ट। याद रखो, कंफ्यूज मत होना। कोई बंदा कहे कि सब इसमें ओमनिसेंट भी है, ओमनीप्रेजेंट भी है, ओमनीपोटेंट भी, चीजों को समझ लो। फर्स्ट वन क्या है? वो है ओमनीसेंट। इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको सब चीजों की नॉलेज हो। वन हु नोज एवरीथिंग, रिमेंबर इट, कोई ऐसा बंदा जिसको सब चीजों के बारे में नॉलेज हो, ही इज ओमनिसेंट। क्या है? ओमनिसेंट, याद रखा। सेकंड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट, यहां पे देखो, ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो हर जगह प्रेजेंट हो। हम हमेशा ये जो चीजें होती हैं, हम कहते हैं ना कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी है वो सब जगह प्रेजेंट है। ही इज ओमनीप्रेजेंट, ठीक है? ऑलमाइटी अल्लाह इज ओमनीप्रेजेंट, वो हर जगह पे उसका तस्वुर है, वो हर जगह पे प्रेजेंट है। ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह पे प्रेजेंट। ओमनी मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, एवरी। और फिर सेंट क्या? वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनी, एवरी, प्रेजेंट मतलब जो हर जगह पे प्रेजेंट होगा। देन इज ओमनीपोटेंट, ओमनी मतलब हर जगह, एवरी, एवरी, पोटेंट, पोटेंट मतलब हु इज ऑलमाइटी, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत हो, सुपर पावर, ऑलमाइटी। ओके, अल्लाह इज ओमनीपोटेंट, रिमेंबर इट। द लास्ट इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट हमेशा होता है जो पॉजिटिव वे में थिंकिंग करता हो, जो पॉजिटिव चीजें सोचता हो, पॉजिटिव। और इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? पेसिमिस्ट। रिमेंबर, यहां पे नहीं लिखा लेकिन मैं लिखता हूं, क्या आएगा? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। समझे? क्लियर हुआ? तो याद रख लीजिएगा, ओमनिसेंट मतलब क्या होता है? वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीप्रेजेंट मतलब क्या होता है? वन हु इज प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑलमाइटी, सुपर पावर। ऑप्टिमिस्ट, वन हु थिंक्स पॉजिटिवली, ओके, एंड इट्स अपोनेंट इज पेसिमिस्ट। तो यहां पे जो इसका मेन ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ओमनिसेंट। ओमनिसेंट मतलब क्या होगा? जो सब चीजों को जानता होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 17. The underlined expression in the sentence, the weather is getting me down means, जो यहाँ पे ये वाला ये जो ऑप्शन है, ये वाला getting me down means क्या? इसका मतलब क्या आ जाएगा? The weather is getting me down. याद रखो, getting me down का जो मतलब होता है ना, it means somehow it's depressing me. ठीक है, मेरा मूड चेंज हो रहा है, मेरा मूड ऑफ हो रहा है। Getting me down, remember it, getting me down. What that means? That means changing mood, depressing. कोई चीज जो डिप्रेस करे आप लोगों को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दैट इज डिप्रेसिंग, द सेकंड वन इज एडवांसिंग, थर्ड इज स्प्रेडिंग एंड फोर्थ इज रिकवरिंग। इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है डिप्रेसिंग, दैट इज राइट ऑप्शन, क्योंकि द वेदर इज गेटिंग मी डाउन मींस चाहे बारिश हो रही है, एक बंदा चाहता है कि बारिश ना हो, या बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है जैसे होती है मई जून में, तो बेटर चीज है कि जो बाहर का वेदर है ना, दैट इज गेटिंग मी डाउन, आई एम क्वाइट डिप्रेसिंग। ठीक है, उस चीज से मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज डिप्रेसिंग, दैट इज ए पार्ट। रिमेंबर इट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, देखो, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस वेज। चीजों को समझ लो अच्छी तरीके से, एक बार याद रखोगे तो बस हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे, और इनको यूज करना सीखो, इन्हें सेंटेंसेस। ओके, कम नाउ विच आर द फॉलोइंग प्रीफिक्स मीन्स टुगेदर, इनमें से कौन सा प्रीफिक्स ऐसा है जिसका मतलब होता है टुगेदर? तो याद रख लीजिएगा, हमेशा क्री जो होता है ना, क्री का मतलब होता है टुगेदर। क्री का मतलब क्या होता है? टुगेदर। कॉप मतलब जो होता है यहाँ पे ये किसी बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, को भी किसी एग्जिस्टेंस के बारे में बात होती है, एंड टू तो आप लोगों को पता ही है। तो दैट मीन्स जैसे कहते हैं ना, जैसे कॉन क्रिएट, ये जो क्री है ना, क्री दैट मीन्स टुगेदर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे क्री का इस्तेमाल होता है, दैट मीन्स टुगेदर। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। जहां पे जो सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज बी पार्ट, दैट इज बी पार्ट, क्योंकि जैसे मैंने क्री की बात की तो क्री मीन्स टुगेदर। ओके, नाउ अब यहां पे क्वेश्चन नंबर है 19, एंड दैट इज वन हुज नेम इज नोन, वन हुज नेम इज नॉट नोन, सॉरी, वन हुज नेम इज नॉट नोन। कोई ऐसा बंदा है जिसका नेम पता नहीं, मतलब कोई भी, जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि मतलब ये क्राइम किसने किया है, हिज नेम इज अननोन। ये मर्डर किसने किया है,
हिज नेम इज अननोन। तो जैसे किसी इंसान का, किसी बंदे का नाम अननोन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एनोनिमस कहते हैं। याद रखो क्या कहते हैं, एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स वन whose name is unknown, one whose name is unknown। कोई ऐसा बंदा जिसका नेम अननोन हो, जो किसी को नाम नहीं पता हो। एम्बिगस मतलब क्या होता है, एम्बिगस होता है थोड़ा सा सस्पेक्टेड, जो नॉट क्लियर हो। मैं आपको सादा और भाषा में समझाता हूँ, नॉट क्लियर, ओके, जो क्लियर ना हो। और एक्रिमोनियस क्या होता है, एक्रिमोनियस होता है कोई ऐसी स्पीच जो बिटर हो। एक्रिमोनियस लिखो नॉर्मल में थोड़ी सी रूड या बिटर, समझे। तो वन हुज नेम इज नॉट नोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, वन हुज नेम इज नॉट नोन। और यही चीज एम्बिगस का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, जो चीज कोई क्लियर ना हो, ठीक है, जो डाउटफुल हो, जिसमें कोई क्लियरेंस ना हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ द 20th ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ फीबल इज। फीबल याद रखो क्या दिया गया है, द मीनिंग ऑफ फीबल इज, फीबल, द मीनिंग ऑफ फीबल इज। फीबल का मतलब क्या होगा, फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल मतलब होता है वीकनेस विद द ओल्ड एज। जैसे हम ओल्ड एज में जैसे वीक्स होते हैं, जैसे फिजिकली होता है बंदा, या मेंटल स्टेबिलिटीज बहुत ज्यादा फीबल होती है, वीक होती है। तो फीबल मतलब होता है वीक होना। क्या होना, वीक होना। मैं लिखता हूं वीक होना, यानी कि कमजोर होना। क्या होना, कमजोर होना। तो मतलब फेबल का मतलब यहां पे देखा जाए, सिनोनिम अगर देखा जाए तो सिनोनिम इसका वीक आ जाएगा, दैट इज एन फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इसका ओपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फेबल मतलब वीक, वीक का ओपोनेंट क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग। पावरफुल भी है यहाँ पे एंड जेंटल भी है, तो इसका सबसे जो ऑप्शन है दैट इज ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, वीक, एंड वीक इज राइट ऑप्शन फॉर दिस, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेबल इज। जो फेबल का मीनिंग है दैट इज वीक। सिनोनिम पता चला, अच्छे से क्लियर हुआ, गुड। तो इसी तरीके से इन चीजों को बढ़ते रहिए। यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आराम से चीजों को कर लीजिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन चीजों को समझिए, इन पे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, ये आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दीस थिंग्स वेरी वेल वे। समझ गए, अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ लें। बाकी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। यूपी विल बी हियर, मस्त रहिए, फहीम सर के साथ अच्छे से हमेशा खुश रहिए, बातें हमेशा से करेंगे इन चीजों के बारे में, और हमेशा से स्मार्ट स्टडी करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देन सी यू गाइस सून इंशाल्लाह, तब तक आप इन चीजों को कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।